गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया चल रहा है? चलो जी, बहुत बढ़िया चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बड़ा ही एक ग्रास रूट लेवल से लेकर चल रहा हूँ मैं आपको, कि जो हमने सीएस प्रोफेशन चूज किया है, कंपनी सेक्रेटरी, तो वर्ड जुड़ जाता है हमारे साथ कंपनी। तो आज की क्लास में मेरा फोकस रहेगा कि ये कंपनी की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है जिसके लिए एक आईसीएसआई बना, सीएस डिग्री बनी, कंपनी लॉ बना, कॉरपोरेट लॉज बने, और हम उसको पढ़ रहे हैं और हम उन कंपनियों में काम करेंगे, जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में मेरा फोकस ये रहेगा कि रोल ऑफ कंपनी, की कंपनियों का हमारी लाइफ में या हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। और यहाँ पर मैं जब हमारी बात बोलूँगा तो पब्लिक पब्लिक मीन्स हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री को हम किससे जानते हैं? वहाँ की पब्लिक से। पब्लिक पब्लिक से ही इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते आ रहे हो। तो जब मैं बोलूंगा कि कंपनी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए, तो मतलब हिंदुस्तान के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए और हमारे लिए। अब हमारे लिए कंपनियों का क्या रोल है, और हमने ही कंपनियों में जॉब करते हैं हम। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स भी हम कंपनी में जाने के लिए कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमें ये समझना है कि कंपनी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो करें जी स्टार्ट इसको। आज ये हर स्टूडेंट के लिए काम आएगी, जो भी सीएस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो उनको इस कंपनी वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी लीगल टर्म्स में कंपनी को नहीं समझाने जा रहा। मेरा पर्पस है कि कंपनी में ऐसा क्या है, इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, और क्यों इसके लिए लॉ बने, इंस्टीट्यूट बने, और एक ये पूरी डिग्री बनी है। देखो जी, करें जी स्टार्ट। कंपनी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑब्वियसली कंपनी में। देखो जी, सीएस, आप सब सीएस कर रहे हो। अब आपसे पूछा जाए जी सीएस क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? जी कंपनी में जाते हैं हम, कंपनी में काम करते हैं हम। तो क्या काम करते हो? कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर मैकेनिकल है, आईटी वाला है, सॉफ्टवेयर वाला है, या डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। तो हर एक को पता है कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है और मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। देखो, आपने जो ये सीएस कोर्स चूज किया है, इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल और एकेडमिक में क्या डिफरेंस होता है कि यू आर एक्सपर्ट इन सम एरिया। तो सीएस इज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब है जो एक एक्सपर्ट है अपने किसी एक फील्ड में और एरिया में। अब अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में भी एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसे ही आपने अभी 11 12 तक पढ़ाई की या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वो एकेडमिक पढ़ाई है, वो आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं आ रही। आपने उसमें सब तरह की पढ़ाई कर ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, हिंदी भी पढ़ ली, हिस्ट्री भी पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली, अकाउंट्स भी पढ़ लिया, जिस भी सेक्टर से आए आप। अब जब प्रोफेशनल का मतलब हो जाता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है। अगर हमने डॉक्टर की बात की तो डॉक्टर भी अपने एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होगा। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस का मतलब है एक्सपर्ट, तो वो किस से रिलेटेड है? क्योंकि हमारे नाम के साथ क्या वर्ड जुड़ गया? कंपनी। और हम कंपनी के सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या रोल रहेगा, हम क्या काम करेंगे? तो हम जब वहां पर जाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि हम कॉरपोरेट लॉज के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। कॉरपोरेट लॉ, अब लॉ बहुत सारे होते हैं, जनरल लॉ, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, और वैरायटी ऑफ लॉज हैं। हर एरिया के अलग अलग लॉज बने हुए हैं। कॉरपोरेट लॉ, ऑब्वियसली इस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये किसके लिए लॉ होगा? किसी एक कंपनी के लिए लॉ होगा। कॉरपोरेट, कॉरपोरेट सेक्टर का मतलब कंपनियों से बना वर्ड कॉरपोरेटर, कॉपरेशन, मिलके काम करना। तो कॉरपोरेट लॉ अप्लाई किस पर हो रहा है? किसी एक कंपनी पर। अब कंपनी क्या करती है जी? कंपनी, कंपनी वर्ड का मतलब हम जानते हैं, कम, कमिंग टुगेदर,
दिस इज कंपनी। अगर आप एक फ्रेंड से जनरल बात करते हो कि मुझे कंपनी दोगे, मार्केट जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो आप वर्ड पूछते हो कंपनी। तो कंपनी का मतलब है एक या एक से ज्यादा आदमी, अकेला आदमी अपनी कंपनी तो नहीं देगा, तो वो किसी को साथ लेकर चलेगा। एक से ज्यादा लोग हैं, कंपनी मतलब कंपनी टुगेदर। अब ये लोग मिलेंगे तो आप एक फ्रेंडली मीट कर रहे हो, तो वो फ्रेंडली मीट है। आप मूवी देखने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो। बट यहाँ पर आप जब आते हो कंपनी वर्ड में, तो कंपनी का मतलब है कि कंपनी कुछ एक बिजनेस कर रही होगी। ये आप 11th-12th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हो। तो हमें इतना तो मालूम है कि कंपनी मीन्स समथिंग बिजनेस। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि जॉब करनी है तो आपकी प्रेफरेंस कहाँ रहती है। आपने कितनी तरह की बिजनेस एंटिटीज सुनी है? क्या सिर्फ कंपनी ही बिजनेस करती हैं या कंपनी की फॉर्म में ही बिजनेस होता है? कंपनी तो कोई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो एक मोड है। मोड किस चीज का है? इस बिजनेस को करने का मोड है। तो इस बिजनेस को क्या कंपनी की फॉर्म में ही किया जाता है? बताओ, सोचो, क्या क्या पढ़ा था आपने? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और एचयूएफ। वेरी गुड, याद है आपको, 11th-12th में आपने पढ़ा था और ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हो। तो बिजनेस करने का के तरीके, मोड ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ या कंपनी। तो हमारा आज का फोकस क्या रहने वाला है? कंपनी, सीएस एंड कंपनी। सीएस का रोल कंपनी में क्या है? सेकंड, हम ये भी समझेंगे, हमें ये पढ़ने तो नहीं है बट हमें इनको रिलेट करना पड़ेगा इनके साथ। देखो बच्चों, कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, अकेला कर रहा है, तो आप जानते हो सोल प्रोप्राइटर है। एक से ज्यादा हो गए तो पार्टनरशिप या एचयूएफ, फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है, आउटसाइडर्स के साथ करना है तो पार्टनरशिप। दोनों एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। कंपनी भी पहले एक से ज्यादा ही मानी जाती थी, बट एक 1 पर्सन कंपनी भी कंसेप्ट आ चुकी है। बट जनरली हम ये मानते हैं एक या एक से ज्यादा या लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व है। तो यहाँ पब्लिक वर्ड का मतलब यही है, हम लोग ही बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कौन कर रहा है? कोई अलग गोले से तो यूनिवर्स में नहीं आया ना। इस अर्थ पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कौन है? ह्यूमन बींग्स, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का एक मोड चूज कर लेते हैं। जैसे आपको पैसे कमाने हैं, आपको घर चलाना है, तो आप पैसा कमाने का जरिया जॉब या बिजनेस चूज करते हो। जॉब करोगे तो अल्टीमेटली किसके पास करोगे? किसी एक बिजनेसमैन के पास। और आप बिजनेस चूज करोगे तो आपको बिजनेस के अलग वैरायटी मोड्स मिल जाते हैं कि आपको अकेले रहना है, इंडिविजुअल अप्रोच पे चलना है, सारी कंट्रोल खुद की है, तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। आप कहते हो मुझ अब पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप आप चूज क्यों करोगे? पार्टनरशिप चूज करने में आपका कंट्रोल जाएगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन पार्टनरशिप चूज क्यों करता है? कोई भी पर्सन पार्टनरशिप चूज इसलिए करता है कि वो अकेला उस बिजनेस को नहीं कर सकता। उस बिजनेस को करने के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास पूरा नहीं है, तो वो किसी और को कॉल करता है, आओ जी हम मिलकर काम करें। या वो उस बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा अकेला, तो फिर वो किसी और को कॉल करता है कि आप मेरे साथ आओ। ऐसे ही एचयूएफ में होता है कि जब एक अकेला काम नहीं कर पा रहा तो पूरी फैमिली मेंबर आ गए इकट्ठे सब। सिमिलर इज कंपनी की मोर देन 1 पर्सन, ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आज जो कंपनी में समझना है कि कंपनी के लिए स्पेसिफिकली कंपनी लॉ बना, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप के लिए, एचयूएफ का भी लॉ बना हुआ है, सोल प्रोप्राइटर का भी है। बट कंपनी के ऊपर लॉज स्पेशली बनाए गए, ज्यादा लॉ बनाए गए, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी गई। ऐसा क्यों रखा गया होगा? तो पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हम कंपनी की फॉर्म में बिजनेस क्यों करेंगे। हम सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो छोटा बिजनेस कहलाया जाता है, पार्टनरशिप छोटे से मीडियम स्केल, कंपनी मोस्टली मीडियम टू लार्ज स्केल बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं। तो हम कंपनी फॉर्म क्यों करते हैं, कंपनी के मोड में क्यों जाते हैं, उनको यहां से देखते हैं। व्हाई वी फॉर्म कंपनी। सबसे पहला कि जब हमारे पास
उस बिजनेस को करने के लिए अकेले के लिए पैसे नहीं है, या पार्टनरशिप में भी हम एक लिमिट है, एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कंपनी लॉ कहता है जो करंट एप्लीकेबल है कि 50 लोगों तक लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट अगर 50 से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है बिजनेस में तो वो पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, उनको कंपनी की फॉर्म में आना ही पड़ेगा। तो एक लार्ज कैपिटल, और जब लोग बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो पैसा ज़्यादा चाहिए। हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत कब है? जब बिजनेस का साइज ज़्यादा है। जब बिजनेस का साइज ज़्यादा है तो हमें पैसा चाहिए। और कोई भी बिजनेस है तो वो बिना पैसे के तो चलने नहीं वाला। हर बिजनेस का सबसे पहला ब्लड ऑक्सीजन क्या है? पैसा। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता। तो जितना बिजनेस बड़ा होता जाएगा उतनी कैपिटल नीड भी हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम कंपनी की फॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट लार्ज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कैपिटल के साथ और भी अदर्स चीज़ें जुड़ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए, मैनेजमेंट कंट्रोल ज़्यादा चाहिए हमें, और भी वैरायटी ऑफ चीज़ें हो गई जो हमें ज़्यादा चाहिए। आने वाले टाइम पे अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। नेक्स्ट, लायबिलिटी। कंपनी में हमें फ़ायदा मिलता है लिमिटेड लायबिलिटी का, जो सोल प्रोप्राइटर में हमें लायबिलिटी का फ़ायदा अनलिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा नहीं मिलता, हमेशा अनलिमिटेड रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी को एक बार रिकॉल करो, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, आपने जब भी पैसा लिया, आपने बिजनेस में अपनी मनी डाली तो लॉस हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट अगर आपने बिजनेस करने के लिए लोन ले लिया, अब अगर लॉस हुआ तो लोन रीपे करना पड़ेगा। तो लोन रीपे कैसे करोगे? जो बिजनेस की एसेट्स थे वो बेच दोगे। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटर थे और आपकी बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू कम है, बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ डेट, तो आपको घर से पैसा लाकर देना पड़ेगा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है और पार्टनरशिप में भी है कि लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। बट कंपनी की फॉर्म में आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 करोड़ मैंने अपने डाले, 1 करोड़ का लोन ले लिया, तो 2 करोड़ हो गए। तो मैंने बिजनेस किया होगा तो 2 करोड़ से मैंने क्या खरीदा होगा? सबसे पहले मैं जब अगर बिजनेस करूंगा तो उसको मैं, एक सेकेंड आपको अलग से दिखाता हूं। देखो, सपोज कोई एक पर्सन है, उसने कहा मुझे बिजनेस करना है, मिस्टर ए। उस बिजनेस के लिए उनको ₹2 करोड़ की जरूरत है। इन्होंने ₹1 करोड़ तो अपने डाले और ₹1 करोड़ उन्होंने लोन ले लिया। सपोज एक बैंक से लोन ले लिया और ये 2 करोड़ रुपए उन्होंने बिजनेस में डाल दिए। तो बिजनेस में डालने का मतलब क्या है? उन्होंने पहले क्या खरीदी होंगी? कुछ एसेट्स खरीदी होंगी। वो एसेट्स क्या होंगी? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, रॉ मटेरियल्स, ये सब में उनका पैसा चला गया। अब मान लो वो बिजनेस कर रहे थे, लॉस हो जाता है, तो उनको ये एसेट्स बेचकर पहले पैसे किसके देने पड़ेंगे? बैंक के देने पड़ेंगे। बट अगर एसेट्स की वैल्यू सपोज 50 लाख रह गई, तो ये पैसा उनको, बाकी का 50 लाख का डेफिसिट कैसे पूरा करना है? उनको घर से लाना पड़ेगा, पर्सनल एसेट्स उनको बेचनी पड़ेंगी, अपना घर बेचें, अदर एसेट्स बेचें, कुछ भी बेचें। दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमने लिमिटेड लायबिलिटी की फायदे में बिजनेस किया है, सपोज कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी से है, तो हमें अपने घर से पैसा नहीं लाना, बैंक को 50 लाख रुपए ही मिलेंगे, वो हमारे पर पर्सनल क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी, जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में नहीं है। तो जी, जब बिजनेस का साइज बढ़ता चला जाता है तो हमें लोन लेने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, रिस्क लेवल बढ़ता चला जाता है, इसलिए भी हम कंपनी की फॉर्म चूज करते हैं। जो मेरा टॉपिक आ रहा था, एक सेकेंड, कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से हटकर हम कंपनी की फॉर्म में क्यों जाते हैं।
फिर हम देख रहे थे कि कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी, यहां तक क्लियर हुआ जी। अब आओ नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एंटिटी। हम कंपनी इसलिए भी बनाते हैं कि हमें रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ ग्रेटर रिकॉग्निशन मिल जाती है। अब देखो रजिस्टर्ड कहां पर होगा, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो किसी लॉ के अंडर है, या गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, या हम प्राइवेट पर्सन के पास रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के पास। सपोज आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको बोला जाए जी ये कॉलेज ए है, अनरजिस्टर्ड है, प्राइवेटली चलता है, इसमें किसी गवर्नमेंट एजेंसी का रोल नहीं है। सेकंड आपको बोला जाए कॉलेज बी विच इज रजिस्टर्ड विद एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पर्टिकुलर स्टेट से, तो आप किसको प्रेफर करोगे, रजिस्टर्ड कॉलेज को या अनरजिस्टर्ड को, रजिस्टर्ड को। तो ऑलवेज हम प्रेफर किसको करते हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी को। तो जब रजिस्टर्ड एंटिटी को हम प्रेफर करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड नहीं होती एंटिटी, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी नहीं होती। तो इस केस में जब दूसरे लोग उस बिजनेस पर्सन से डील करते हैं, सपोज वो पर्सन लोन लेने ही गया बैंक के पास, अब बैंक के पास एक सोल प्रोप्राइटर खड़ा है, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स खड़े हैं, और एक कंपनी के लोग खड़े हैं लोन मांग रहे हैं, तो बैंक के वो भरोसा किस पर आएगा, जो किसी लीगल डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो कंपनी लीगल डिपार्टमेंट कौन सा आ जाता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके नीचे आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो अगर आप बैंक को लोन देना है, सोल प्रोप्राइटर वाले को उसको पता नहीं कि कब कहाँ भाग जाएगा, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। पार्टनरशिप वाले हैं, उनकी मर्जी है वो रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। तो अगर उसको ये लगा कि मुझे लोन देना है कंपनी को, तो वो प्रेफर किसको करेगा, वो फिर एक रजिस्टर्ड एंटिटी को करेगा। ऐसे ही कोई सप्लायर है, कोई डीलर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो भी किस एंटिटी से जाकर करना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्टर्ड एंटिटी से। उसको पता है कि कल को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके पीछे एक लीगल डिपार्टमेंट है जो मेरी हेल्प करेगा। बट अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसका पर्सनल डिस्प्यूट हो जाएगा, उसके साथ कोई एक स्पेशलाइज अथॉरिटी नहीं खड़ी। तो समझ आया जी, रिकॉग्निशन किसकी हुई, रजिस्टर्ड एंटिटी की ज्यादा हुई, ग्रेटर रिकॉग्निशन हुई। अब हम आते हैं कि कंपनी का जो हमने यहां पढ़ा कि लार्ज कैपिटल चाहिए, लार्ज कैपिटल कंपनी के केस में क्यों चाहिए। छोटे बिजनेसमैन में भी कैपिटल की जरूरत तो ज़्यादा होती है, बट लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं है। अब हम लार्ज कैपिटल भी चाहिए थी, रजिस्टर्ड एंटिटी भी बनाना था, रिकॉग्निशन भी चाहिए था, हमने कंपनी की फॉर्म में चूज किया। तो हमें सबसे पहला फायदा मिलता है कि हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, और डिबेंचर, डेट, दोनों तरह की कैपिटल होती है कंपनी में। आपने डिबेंचर सुने होंगे, और शेयर्स कौन से हो जाते हैं, हमारे ऑनर्स की कैपिटल हो जाती है। ये पैसा लेकर हम बिजनेस करते हैं, और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, हम गुड्स बनाएंगे, या हम सर्विस प्रोवाइडर होंगे, या हम कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे। तो कंपनी मींस बिजनेस एंटिटी। तो वो बिजनेस एंटिटी क्या कर रही होगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस इंडस्ट्री से होगी। तो जब ये पैसा डिप्लॉय होगा, बिजनेस में लगेगा, लार्ज कैपिटल है तो लार्ज प्रोडक्शन भी होगी, और वो प्रोडक्शन करके अल्टीमेटली टारगेट कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, हम लोग, मतलब हम ही लोग बिजनेस कर रहे हैं और हमारी ही जरूरतें पूरी हो रही हैं। आपके आसपास जितने भी शॉपकीपर हैं, सपोज वो सोल प्रोप्राइटर है, वो कुछ गुड्स वो भी बना रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स भी बना रही हैं, कुछ कंपनियां भी बना रही हैं, और सबके सब अल्टीमेटली बेच किसको रहे हैं, आम जनता को, पब्लिक को। हर बिजनेसमैन भी कंज्यूमर है अपने आप में, वो घर के लिए भी चीज खरीदता है। बट लार्ज नीड्स को पूरा कौन कर रहा है। अगर मैं कहूं कि हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोगों की जरूरत को कौन पूरा कर रहा है, ये छोटा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन। इवन आप ये देखो कि आपको लगता है कि मेरी कहीं जॉब लग जाए, तो आप क्या प्रेफर करोगे, सोल प्रोप्राइटर पे लग जाए या कंपनी पे लग जाए। बड़ा बिजनेसमैन कौन है, बड़ी एंटिटी कौन है, कंपनी। तो आप प्रेफर ऑलवेज करोगे कि मेरे को एक बड़ी लेवल पर जाऊं मैं। तो आपने चूज कर लीजिए कंपनी। अब ये कंपनी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, कितनी गुड्स बनाकर दे रही होंगी हमें। क्या हम डेली नीड की जितनी गुड्स खरीदते हैं क्या सारी कंपनियों से लेते हैं,
सोचो जरा एक बार, आप सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में आपकी फैमिली, आप जो लोग गुड्स यूज करते हो डेली नीड की, हमें जीने के लिए जो चाहिए, वो कौन बनाकर दे रहा है और कौन बेच रहा है? ये एक कॉम्बिनेशन है। इसमें सोल प्रोप्राइटर भी बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी बना रही हैं, कंपनियां भी बना रही हैं, ये लोग सब मिलकर बना रहे हैं। कोई सेल कर रहा है, बट हमारी मेजोरिटी ऑफ गुड्स कौन बनाकर दे रहा है? कंपनियां बनाकर दे रही हैं। कैसे? सपोज एक दिन आप लिस्ट बनाओ, आपने सुबह से रात तक जो जो चीजें यूज की, गुड्स यूज की या सर्विसेज ली, वो किसकी बनाई हुई थी? खरीदी नहीं, बनाई हुई। खरीदी तो आपने एक शॉपकीपर से, वो में भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ आइटम बनाई किसने? उसमें मेजोरिटी ऑफ आइटम आपको कंपनी की ही बनी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, पेस्ट किया, क्या आप किसी लोकल छोटे मैन्युफैक्चरर से लेते हो या ब्रांडेड चाहिए? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, ओरल बी, ये नाम याद आते हैं। और कितने गिने चुने नाम है ये, 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं है। बट हिंदुस्तान में लोग कितने हैं? एक सेकेंड, मैं अगर आपको ये बताऊं कि कंपनी और आम जनता, पब्लिक, इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 130 करोड़। कंपनी इनको गुड्स दे रही है या सर्विसेज दे रही है? सोल प्रोप्राइटर भी दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म्स भी दे रही हैं, एचयूएफ भी दे रही हैं, ये सब भी इनको दे रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ गुड्स कौन दे रहे हैं, जो मैं आपसे आप बात करने जा रहा हूं? ब्रश, पेस्ट, मुझे बताओ कौन नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं। दातुन कितने लोग करते होंगे 130 करोड़ में? बुजुर्ग और बच्चों को निकाल दो जिसके दांत नहीं है, बाकी कौन आए? मेजोरिटी ऑफ लोग, 100 करोड़ लोग तो होंगे, 50 करोड़ तो होंगे जो डेली ब्रश और पेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कितने लोग दातुन यूज कर रहे हैं या ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हैं? ब्रांडेड हो रही हैं। अब ब्रांडेड हो रही हैं तो कितने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं? थोड़े ही हैं। अब इन 130 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या बड़ा प्लांट, बड़ी कैपिटल की जरूरत है या नहीं है? तो सपोज आप सुबह उठे, आपने सुबह ब्रश किया, पेस्ट किया, उसके बाद वॉशिंग, आप नहाए, सोप और शैम्पू, कपड़े धोए, सर्फ, कॉस्मेटिक्स, बताओ कौन से लोकल शॉपकीपर की यूज करते हो, लोकल मैन्युफैक्चरर की यूज करते हो? ब्रांड चाहिए कि नहीं? साबुन चुप चुन चुन के लाते हैं, जो फिल्म स्टार यूज कर रहे हैं वो ब्रांड चाहिए। पापा ने लाके दे दिया, ले बेटा ये शैम्पू है, नीचे एक अंकल हैं शॉपकीपर हैं, उन्होंने ताजा ताजा बनाया है, यूज कर ले। ये क्रीम है कॉस्मेटिक्स में, ये यूज कर लो मुंह पे लगाने की, ये बहुत अच्छी बनाते हैं। करते हो यूज? कौन सी चाहिए आपको? ब्रांडेड चाहिए। और ब्रांडेड बनाने वाली कंपनियां कितनी हैं और यूजर कितने हैं? अगर आप सोप यूज करते हो या शैम्पू यूज करते हो, गिनने बैठोगे तो कितनी कंपनियां गिन लोगे आप? 5, 10, 15, 20। सपोज आप शैम्पू यूज करते हो, शैम्पू कितनी कंपनियों के आप टिप्स पे यूज गिन लोगे? आप गिनने बैठोगे तो 10 से 15 हार्डली, आप उससे ज्यादा कंपनियां गिननी भी मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप अभी भी गिनने बैठो, डव, पेंटीन, सनसिल्क, फ्यामाडीवेल करने बैठो, 10-12 पे गाड़ी अटक जाएगी, फिर सोचना पड़ेगा। अब ये 10-12 कंपनियां, अगर मैं कहूं शैम्पू, ये कितने लोगों को यूज हो रहा है? अभी इस टेबल पे आएंगे। फिर आते हैं उसके बाद ब्रेड, बटर, खाने की चीजें, बिस्किट्स, नमकीन, हमारे घर में टीवी, फ्रिज, वॉच, मोबाइल, प्यारा प्यारा टीवी, प्यारा जिसके बिना नहीं है गुजारा। उसके बाद आपकी बाइक, स्कूटर, पर्सनल कन्वेंस, कार, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कपड़े, शूज, सब कौन से चाहिए? लोकल या ब्रांडेड कंपनियों के बनाए हुए? या कौन, क्या ये लोग हमारी जरूरत, 130 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं?
क्या ये पॉसिबल है? अगर इस एग्जाम्पल को देखना जरा ध्यान से। अब सपोज शैम्पू 130 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इसका मैं कहूं 10% लोग भी यूज करते हैं, 10% लोग यूज कर रहे हैं, हालांकि ये फिगर बहुत ज्यादा होगी। 1-2 रुपए का पाउच लेकर भी लोग शैम्पू कर लेते हैं, एक झुग्गी वाला भी पाउच ले आता है। कितने लोग आप में से हैं जो साबुन से सिर धोते हैं, मुझे बताओ। मैं तो एक 10% की फिगर ले रहा हूं कि 13 करोड़ लोग रोज शैम्पू से हेड वॉश करते हैं। करते होंगे, एग्री या नहीं एग्री? करते हैं जी। तो ये 13 करोड़ पाउच जितना शैम्पू 365 डेज बन रहा है कि नहीं बन रहा? कुछ लोग रोज नहीं करते होंगे, एक दिन छोड़ के करते होंगे, फीमेल्स 2 दिन छोड़ के करती होंगी, बट मैं एवरेज लगा लूं तो 13 करोड़ लोग रोज हेड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहाते होंगे कि नहीं नहाते होंगे? अब ये 13 करोड़ लोगों की डेली सप्लाई 5, 10, 15, 20 कंपनियां कर रही हैं। सोप, टूथपेस्ट, खाने की चीजें, ब्रेड, बटर, अमूल बटर पे आ जाओ आप, या ब्रेड पर आ जाओ। अगर मैं इन दोनों का एग्जांपल ले लूं, ब्रेड या बटर, मुझे बताओ 130 करोड़ लोगों में कितने लोग यूज करते होंगे? ब्रेड आप खाते हो घर में कि नहीं खाते? आपने घर में ब्रेकफास्ट में नहीं ली तो कभी दिन में ले ली जब भूख लगी, बाहर गए सैंडविच ले लिया, ब्रेड पकोड़ा ले लिया, ब्रेड ऑमलेट ले लिया। ब्रेड बन रही है कि यूज हो रही है कि नहीं? बटर कौन सी कंपनी का यूज करते हो बताओ? कितनी कंपनियां गिन सकते हो? घर का वाइट बटर कितने लोग खाते हैं जो घर में मम्मियां बनाती हैं? अब आ जाओ ब्रांडेड बाहर से लाया हुआ बटर। बाहर से येलो बटर जो आप लाते हो, बताओ किस कंपनी का? एक ही नाम सबसे ज्यादा याद आता है, अमूल। तो अमूल के अलावा कितनी कंपनियों के बटर हैं जो आप मेरे को नाम पे बता दो, या डेली नीड में यूज करते हो गए आप? घूम फिर के 3-4 ब्रिटानिया, नेस्ले, पीनट बटर, 5-7 कंपनियां, बट मेजोरिटी ऑफ सप्लाई कौन लेकर बैठा है? अमूल लेकर बैठा है। इस 130 करोड़ लोगों में मैं कह रहा हूं 1 करोड़ लोग भी रोज अगर बटर यूज कर रहे हैं, बहुत मिनिमम फिगर दे रहा हूं मैं, इस क्वांटिटी को बना कौन रहा है? कुछ लोग। अब इतनी बड़ी लार्ज सप्लाई 365 डेज देने के लिए बड़ा प्लांट, बड़ी कैपिटल चाहिए कि नहीं? बड़े रिसोर्सेज चाहिए या कोई एक छोटा बिजनेस एंटिटी कर सकती है? अब बात समझ आई कि कंपनी लार्ज स्केल बिजनेस कर रही हैं और हमारी जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये रिलेट करती हैं। अगर हम मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर ले लें तो बता दो गिन के कितने हैं? कितने हैं? सबसे पहले जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया। इस 4 के अलावा 4 और गिन के बता दो, मुश्किल है। अब ये 4 में से भी आधी जनसंख्या को कौन सप्लाई दे रहा है इस टाइम? जियो बना हुआ है लीडर। इतने बड़े नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कितनी एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कितनी मैनेजमेंट लेवल पे लोग चाहिए होंगे, तब जाकर ये काम हो रहा है। इस काम को करने के लिए आम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में ये काम नहीं हो सकते। तो हमारी कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री मींस इंसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इन कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो पहला पार्ट समझ आया कि जो कैपिटल, लार्ज कैपिटल थी, क्यों चाहिए? क्योंकि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज प्लांट, लार्ज सप्लाई के लिए चाहिए, जो छोटे कैपिटल से नहीं हो सकती। और एक अकेला या 2, 4, 5, 10, 20 व्यापारी मिलकर ये काम नहीं कर सकते, हमें कंपनी की फॉर्म में जाना ही पड़ेगा।
आए जी आगे, लार्ज कैपिटल का मतलब समझ आया। अब जब लार्ज कैपिटल बढ़ जाएगी तो रिस्क बढ़ जाएगा, बिजनेस साइज बढ़ जाएगा तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो कल को लॉस हुआ तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुई तो क्या कोई बड़ा बिजनेस करने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि आप बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो तो बड़ा बिजनेस करना भारत सरकार की जरूरत है। भारत सरकार तो ये सामान बना के नहीं दे सकती। अब बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस करेगा अगर वो डर में रहेगा, अगर वो बिना लोन के तो काम हो नहीं सकता, और अगर वो डर के काम करेगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी उस लार्ज कैपिटल में डेट पार्ट को लेने में आसान करती है, वो बंदा उसको आराम से यूज कर सकता है, फियर फ्री रहेगा, तो वो बड़े बिजनेस सेटअप की कोशिश करेगा। अगर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी तो वो कभी भी बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा। क्लियर हुई जी बात? ये अब आप देखते हो बड़े कॉर्पोरेट्स, विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन लेके भाग गया। ये एक एक कंपनी के लोन है, तो सोचो बड़ी कंपनियां लोन कितना ज्यादा ले रही हैं। अब ये जो बैंकों में पैसा जा रहा है, बैंकों से लोन लिया जा रहा है, वो है तो हमारा, और लोन ले कौन रहे हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन उसको यूज कहाँ कर रहे हैं? बिजनेस में। बिजनेस से हमें क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये रोटेशन ही तो चल रही है, हमारे ही पैसे से लोग बिजनेस कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं। अब कोई फ्रॉड करके बैठ गया तो लॉ बैठा है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी होगी तो पता ही कैसे चलेगा? तो रजिस्टर्ड एंटिटी हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर अब तीन चीजें समझ आएंगी। एक, लार्ज कैपिटल का रोल क्या है, क्योंकि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज सर्विसेज, लार्ज डेली सप्लाई चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा सारा हमारा अपना हो नहीं सकता, लोन लेना पड़ेगा। और अगर हम इस डर में रहेंगे कि लॉस हो गया तो ये लोन हमें घर बेच के देना पड़ेगा, तो हम बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे, हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे तो कंट्री की जरूरत पूरी कैसे होगी? तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी आई थिंक यहां से समझ आ रहा होगा, लार्ज कैपिटल भी समझ आ रहा होगा। चलें जी अगले पार्ट पर हम। देखो जी, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि कंपनियों का हमारी लाइफ में रोल क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर रही हैं? आपसे पूछा जाए कि आपको जॉब करनी है तो दो पहली प्रेफरेंस आएगी, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब। आपने कहा जी मेरे को सेकंड ऑप्शन चाहिए प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपसे बोला जाए कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करनी है तो जॉब किसी बिजनेसमैन के पास करोगे या सर्विस वाले के पास? बिजनेसमैन के पास। अब वो बिजनेसमैन चार तरह के हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला, सोल प्रोप्राइटर, लाला जी की दुकान है, बोलो बेटा यहाँ जॉब करनी है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। तीसरी, HUF, घर का खानदान चल रहा है और आप वहां पर एम्प्लॉय बन जाओगे। फोर्थ, कंपनी। बताओ क्या प्रेफर करोगे? हर बंदे का ड्रीम है यार जी बड़ी कंपनी मिल जाए, कोई MNC मिल जाए। क्या आप छोटे बिजनेसमैन के पास जॉब करना चाहोगे? नो। तो एम्प्लॉयमेंट कंपनी दे रही है यहां पर, और दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है। ये एम्प्लॉयमेंट, एक तो है डायरेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहां पर आपको जॉब मिल रही है, आप कहीं पर जॉब करने गए, वर्कर सारे क्या हैं यहां पर? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। दूसरा, एम्प्लॉय और वर्कर, दो टर्म है। वर्कर मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग या लोअर लेवल पर रिलेट हो जाता है, एम्प्लॉय हर लेवल पर है। वर्कर भी एम्प्लॉय है बट एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव में ज्यादा आ जाता है वर्ड। मैनेजर्स उनके ऊपर है, मैनेजमेंट टॉप बैठी हुई है, ये सबको जॉब मिल रही है। अब कंपनी जब बड़ा बिजनेस करेगी तो बड़ी जॉब जनरेट करेगी कि नहीं करेगी? हजारों लाखों लोग एक एक कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे होंगे? लाखों। मारुति जैसी कंपनी, ब्रिटानिया जैसी कंपनी, ITC जैसी कंपनी, कितने लोग काम कर रहे होंगे? क्या वो 2, 4, 5, 10, 20 एम्प्लॉय से काम कर रही है? लाखों एम्प्लॉय हैं वहां पर। तो लाखों एम्प्लॉयज को संभालने के लिए एक लार्ज मैनेजमेंट भी चाहिए, तो हम कंपनी की फॉर्म में आए। एक आई अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? भाई आपकी गली में एक शॉपकीपर है, आपकी लोकेलिटी में एक शॉपकीपर है, वो गुड्स बेच रहा है। वो किसकी बनी हुई बेच रहा है?
इन्हीं कंपनियों की तो बनी हुई बेच रहा है, तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट या काम धंधा मिल रहा है कि नहीं? उसके वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि नहीं? कपड़े की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की शॉप है, तो वो शॉप ऑनर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और उसके एम्प्लॉयज को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। होलसेलर जो कंपनी से माल उठा के रिटेलर तक पहुंचा रहा है, ये सब डीलर, होलसेलर, रिटेलर, तीनों कैटेगरी मिलाकर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, जो अल्टीमेटली किसका माल बेच रहे हैं? कंपनियों का बना हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा छोटा सा, मोबाइल का रिचार्ज जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। एयरटेल जियो ने रिचार्ज का कूपन बेचा। उसको रिचार्ज कराने के लिए अब तो चलो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली बीच में कोई शॉपकीपर है या नहीं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह आपको रिचार्ज वाले मिल जाएंगे। ईयरफोन, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल के कवर्स, कितने छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है एक कंपनी के प्रोडक्ट से। मोबाइल के अगर मैं कहूं कि मोबाइल के 5-10 ब्रांड हैं, ओप्पो, वीवो, नोकिया, सैमसंग, एलजी, जितने भी आप ब्रांड लगा लो, 8-10 ब्रांड हैं, करोड़ों लोग उसको लेकर बैठे हैं। अब वो करोड़ों लोग जो ब्रांड लेकर बैठे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बट उसके बाद मोबाइल की रिपेयरिंग, सर्विसिंग, सारा काम एम्प्लॉयमेंट से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? अभी आ रहा हूं मैं इस एग्जांपल पर कि कितना लार्ज सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। देखते हैं आगे। देखो, अब जब ये कंपनी का रोल जीडीपी में क्या है, कंपनी का रोल जीडीपी में क्या है, व्हाट इज जीडीपी? इकोनॉमिक्स पढ़ी है। हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, सब मिलाकर एक जीडीपी का पार्ट है। किससे रिलेट कर रही है वो? बिजनेस से जीडीपी बढ़ रही है। बिजनेस क्या दे रहा है हमें? टैक्स दे रहा है। टैक्स दो तरह के जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। कस्टम्स, ये टैक्स किसको मिल रहे हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अल्टीमेटली किसकी बनी हुई है? सरकार किसकी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, पब्लिक की। और गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, खर्चा किस पर कर रही है? पब्लिक पर ही। तो मुझे ये बताओ, टैक्स हम लोग ज्यादा दे रहे हैं या बड़ा बिजनेसमैन ज्यादा दे रहा है? बड़ा बिजनेसमैन। बड़ा बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है या कंपनी है? कंपनी। कितना टैक्स दे देती होंगी ये कंपनियां? आपने रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस की सेल्स लास्ट ईयर कंसोलिडेटेड सारी सब्सिडीज की मिलाकर 4 लाख करोड़ है। ये 4,400 करोड़ नहीं, 4,000 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ की सेल्स हैं। इसका सेल्स में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद टैक्स, फिर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ये था अराउंड 40,000 करोड़। मैं राउंड फिगर्स लिख रहा हूं, और ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की फिगर्स हैं, कंसोलिडेटेड, सारे बिजनेस रिलायंस के मिलाकर 40,000 करोड़। तो इस पर कंपनी ने 30% टैक्स दिया। हमारी तो टैक्स स्लैब ही कम से शुरू हो रही है। पहले 5 लाख तक हमें कोई टैक्स ही नहीं देना, उसके बाद जो टैक्स देना है स्लैब्स हैं, उसमें भी कितने लोग टैक्स देते हैं, छोटा व्यापारी कितना टैक्स देता है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारी इकोनॉमी को चला रहा है, भारत सरकार की इनकम ही किससे है? टैक्स से। आप कहो जी हमारा तो कंपनियों से कोई लेना देना नहीं, हम तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमें तो सैलरी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से दे रही है? नोट छाप के दे रही है जो टैक्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट कोई बिजनेस तो नहीं कर रही। गवर्नमेंट के पास टैक्स किससे आ रहे हैं? छोटे बिजनेसमैन से या बड़े बिजनेसमैन से? बड़े बिजनेस। 4 लाख करोड़ की सेल पर जीएसटी, सोचो एक्साइज और जीएसटी जो लगा, कितना टैक्स कलेक्शन एक रिलायंस जैसी कंपनी से आया। और सोचो कितनी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी टैक्स दे रही हैं। जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है, अल्टीमेटली वो खर्चा कहां पर करेगी गवर्नमेंट? कंट्री की वेलफेयर। कंट्री मींस कौन? इंसानों से है या गवर्नमेंट से कंट्री है? हम लोगों से है, तो वही हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है। क्लियर जी?
अब इसको एक ओवरऑल इफेक्ट पर देखते हैं। एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मारुति। हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड कंपनी है ये। मारुति कार सब जानते हो, एक ही प्रोडक्ट बनाती है कार। कोई बाइक नहीं बना रही, स्कूटर नहीं बना रही, टीवी फ्रिज नहीं बना रही, सिर्फ कार बना रही है। इंडिया में जितनी भी कारें हैं उसमें मोनोपोली, डोमिनेंट पोजीशन, बड़ा शेयर किसका है? आप अगर सड़क पर कारें देखो तो अगर 100 कार निकली तो उसमें ज्यादा कारें किसकी होंगी? मारुति की। उसको मार्केट शेयर बोलते हैं। तो वो मार्केट शेयर मारुति का ज्यादा है, 40% के आसपास आई थिंक है, जो भी है मारुति का, कि जो टोटल कार बेचती है उनमें से इतनी कार सेल मारुति करती है। अब मारुति को कार सेल करने के लिए, क्या मारुति एक अकेली कंपनी है? मारुति के शेयर होल्डर हैं। मारुति किससे बनी? शेयर होल्डर। फिर पैसा किसने लगाया? डिबेंचर होल्डर। फिर किसने पैसा दिया? अदर्स। मारुति के साथ और कौन जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉइज। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कितने लोग जुड़े हुए होंगे। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी ने मोबाइल सर्विस दे रही है, बट उसके साथ लाखों करोड़ों लोग उसके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अमूल बटर बना रही है, उसके वहां पर एम्प्लॉई हैं, बट बेचने वाले कितने हैं? ब्रिटानिया ब्रेड बना रही है, उसके एग्जाम्पल पा रहा हूँ, कितने बेचने वाले हैं उसके? तो ये तो हुए डायरेक्ट लोग जो हमें नजर आ रहे हैं, बट इसके अलावा इनडायरेक्ट कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आज मारुति काम बंद कर दे तो उसका हमारी जीडीपी और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा? एक इसका एनालिसिस करते हैं कि एक कंपनी, वर्ड में क्या जानना चाह रहा हूं? कंपनी, क्योंकि कार कंपनी बना रही है, कोई इंडिविजुअल नहीं बना रहा। और बट इस कंपनी का इकोनॉमी में क्या रोल है उसको समझते हैं एक बार। देखो जी, कार बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्टील चाहिए। कार की एक शेप बनेगी, स्टील की प्लेट आएगी, उसको कार की एक शेप दी जाएगी, डिजाइन बनेगा। क्या लोहा मारुति बनाती है? कौन बनाता है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितनी कंपनियां हैं स्टील कंपनियां जो बना रही होंगी? लार्ज सेक्टर। ये 3 4 5 कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया की बल्क सप्लाई दे रही हैं आयरन। स्टील प्लांट हमारे बस के नहीं है लगाने। तो ये कंपनियां क्या मारुति से अटैच्ड हैं या नहीं हैं? तो मारुति से पहले किसने कमाया जो स्टील बेचा? मारुति ने स्टील खरीदा तो उससे पहले इनके एम्प्लॉय और इन्होंने कमाया या नहीं कमाया? अब जी कार के लिए स्टील आ गई, बॉडी बन गई, तो सेकंड पॉइंट क्या है? पेंट होगा उस पर। क्या मारुति पेंट आता है? मारुति पेंट बनाती है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि एक कंपनी के साथ कितनी हमारी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, और 2 4 कंपनियों के नाम बोल दोगे जो मेन पेंट कंपनियां हैं जो बना रही हैं। ये कंपनियों का पेंट चल रहा है। फिर टायर लगे कंपनी पर, कार पर सॉरी। तो टायर किस कंपनियों के लगे? किस कंपनियों के? कितनी कंपनियां हैं टायर की? एमआरएफ, जेके, सीएट, 5 10 कंपनियां जिनके टायर यूज हो रहे हैं। फिर आया इंजन। इंजन मारुति ने डिजाइन किया होगा, बट लोहा किसी और कंपनी का है। असेसरीज बहुत बड़ा पार्ट है। एक मारुति कार में कितने पेच लगे हैं गिन के नहीं बता सकते आप। कितनी वायर्स लगी हैं? बल्ब्स तो चलो गिन लोगे एसी, ग्लास, सीट कवर्स, क्या ये मारुति बनाती है? सब दूसरे लोगों से खरीद रही है। अब ये अदर्स कौन है? ये कोई एक कंपनी नहीं है। एसी वाले अलग दे रहे हैं, ग्लास शीशे कोई और दे रहा है, वायर्स कोई और बना रहा है, नेल्स पेच कोई और बना रहा है। ये सब मिलकर एसेसरीज लग रही हैं। अब इसमें सोल प्रोप्राइटर भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, एचयूएफ भी है, और बड़ी कंपनी भी है जो ये बना कर दे रही है। एसी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, वायर्स छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर की कंपनी, एमएसएमई आजकल आप सुन रहे हो। एमएसएमई कंपनियां यही छोटे काम करती हैं जो बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई करती हैं। मारुति ये काम सारे करने बैठे तो नहीं पॉसिबल। मुझे बताओ अभी तक की चीज में मारुति क्या कर रही है? लोहा किसी और से खरीदा, पेंट किसी और से खरीदा, टायर किसी और से लिए, इंजन अपना डिजाइन किया, लोहा लिया, फिर उसमें एसेसरीज भी दूसरों से ली। तो इसमें सब बड़े से छोटे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो गए। क्या काउंट कर सकते हो आप? ये तो हुआ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब आओ, कार बन गई जी, अब बेचेंगे।
एडवर्टीजमेंट होगी, एडवर्टीजमेंट मारुति करेगी या एडवर्टीजमेंट एजेंसी होंगी? वो किस फॉर्म में होंगी? छोटे फॉर्म में ही होंगी। सेल्स, शोरूम, ट्रेडर्स वो अलग लोग होते हैं, मारुति आगे फ्रेंचाइजी या लाइसेंस दे देती है। फाइनेंस, अब कार फाइनेंस, लोन, मुझे बताओ आपके घरों में जितनी कारें आ रही हैं या रोड पर जितनी कारें चल रही हैं, आई थिंक 70-80% कार फाइनेंस होती हैं, कैश डाउन पर नहीं होती। और अगर आज बैंक फाइनेंस बंद कर दे तो कारों की सेल डाउन हो जाएगी। अब बैंकों के पास पैसा किसका आ रहा है? हम जनता का। तो अल्टीमेटली बैंक कमा रहा है तभी हमें एफडी पे पैसा दे रहा है। बैंक आगे कहां से कमा रहा है? अलग अलग तरह के लोन बांट रहा है। तो उसमें एक बड़ा लोन ऑटो लोन, कार लोन है या नहीं? बैंक भी कमा रहा है उससे। तो मारुति ये काम भी नहीं कर सकती। और अगर मारुति को कारें ज्यादा बेचनी है तो फाइनेंसिंग करानी है, फाइनेंसिंग खुद नहीं कर सकती, उसको बैंक पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब कितने बैंक हैं और कितने बैंक के एम्प्लॉइज जो कार फाइनेंस करके इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक भी कमा रहा है, बैंक का शेयर होल्डर भी कमा रहा है और हमें भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सर्विस, कार की सर्विस हो रही है, मारुति के अपने सेंटर भी हैं और ऑथराइज सेंटर्स भी हैं। रिपेयर्स, काउंट कर सकते हो कितने मैकेनिक, हर कॉलोनी में, हर लोकेलिटी में मैकेनिक बैठे हैं, पंचर वाले बैठे हैं, छोटे छोटे रिपेयर वाले बैठे हैं। तो एक मारुति कार से कितने लोग जुड़े हुए हैं? स्टील कंपनी, पेंट कंपनी, टायर कंपनी, असेसरीज वाले, एडवर्टीजमेंट वाले, सेल्स वाले, सर्विस वाले, फाइनेंस वाले, रिपेयर वाले। अगर मैं कहूं कि मारुति के 1 लाख एम्प्लॉई हैं, क्या ये ट्रू और फॉल्स? या मैं कहूं मारुति से 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 1 लाख नहीं है, करोड़ों लोग एक कार से जुड़े हुए हैं। अगर आज मारुति काम बंद करती है या मारुति लॉसेस में जाती है या मारुति में कोई फ्रॉड हो जाता है तो कौन कौन लोग उसके साथ अटैच्ड हैं? सबसे पहले स्टील कंपनी की सेल डाउन, टायर कंपनी की सेल डाउन, पेंट कंपनी की सेल डाउन, मार्क एसेसरीज जो बेच रहे हैं वो डाउन, बैंक का बिजनेस डाउन, एडवर्टीजमेंट वाले डाउन, सर्विस, छोटे छोटे मैकेनिक भी बेचारे भूखे मरेंगे अगर कारें बंद हो जाएं तो। कितने रिपेयर वाले भूखे मरेंगे अगर ये कारें बंद हो जाएं तो क्लियर हुआ जी ये पिक्चर कि कंपनी, बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी इकोनॉमी में, उसके लिए कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ बने हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक कंपनी का और एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटानिया। डेली नीड में रोज हमारे घर में इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं फटाफट बता दो? ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, मेन चीजें हैं, हर घर में यूज हो रही हैं। अच्छा मुझे बताओ, ब्रेड लेने जाते हो तो प्रेफरेंस ब्रिटानिया के अलावा और कौन सी कंपनियां काउंट कर सकते हो आप? लोकल ब्रेड तो सबसे बाद में लोगे, पहली ब्रिटानिया मांगोगे या 2-4 और नाम होंगे? हार्वेस्ट हो गया, इंग्लिश ओवन हो गया, या जिस एरिया में जो चल रही है। बट मेजोरिटी ऑफ सेल किसकी है हिंदुस्तान में? ब्रिटानिया की। 130 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोग भी रोज ब्रेड खा रहे हैं तो आधी से ज्यादा ब्रेड किसकी चल रही है? ब्रिटानिया की चल रही है। अब उसको लार्ज प्लांट चाहिए, 365 दिन की सप्लाई चाहिए। इस लॉकडाउन में भी देखो, अगर ब्रेड ना आ रही होती तो हमारी लाइफ का क्या हाल होता? क्या रोज रोटी खा खा के बोर हो गए होते? और ब्रेड की पूरी सप्लाई रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया रही है। तो ब्रेड का प्लांट 24 घंटे 365 दिन चल रहा है। तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, बड़े प्लांट चाहिए, मॉडर्न प्लांट चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता। अब मुझे बताओ, ब्रिटानिया में जो एम्प्लॉई होंगे या पूरी कंट्री में जो जीडीपी में ब्रिटानिया का रोल होगा, तो क्या ब्रिटानिया अकेले अपने दम पर कर रही है या बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। चलो, सबसे पहले ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 आटा। किससे बनता है? व्हीट, मैदा। क्या ब्रिटानिया खेती करती है, एग्रीकल्चर करती है? तो सबसे पहले किसने कमाया इस कंपनी से? फार्मर ने। उसके बाद वो फार्मर ने क्या आटा पीस के दिया या कहीं वो फ्लोर मिल में गया? फ्लोर मिल में। अभी तक ब्रिटानिया ने काम नहीं किया। और कौन कमा चुका है पहले? फार्मर भी और फ्लोर मिल वाला भी। ब्रेड बनी,
तो वो ब्रिटानिया के कौन बना रहे हैं? एम्प्लॉयज। ये डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एम्प्लॉय। ब्रेड बन रही है, उसकी पैकिंग प्लास्टिक। ये क्या ब्रिटानिया प्लास्टिक की थैली बना रही है, बैग्स बना रही है? क्या उसकी प्रिंटिंग कर रही है उसके ऊपर? उनको रोजगार मिला या नहीं मिला? तो ब्रिटानिया की प्लास्टिक की थैली बनाने वाला भी और प्रिंटिंग वाला भी, उसको भी रोजगार मिला। उसके बाद आई एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग हो रही है। अगेन जैसे मारुति में था, खुद कंपनी नहीं कर रही, आगे मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। सेल्स, मुझे बता दो सेल जो कर रहे हैं, होलसेलर तो काउंट कर लोगे मारुति के, ब्रिटानिया के। रिटेलर काउंट कर सकते हो? हर लोकेलिटी में एक से ज्यादा दुकानें होती हैं जो ब्रेड बेच रही हैं, तो क्या वो शॉपकीपर और उसके एम्प्लॉय को इनकम मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है। मींस एक ब्रिटानिया के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए? जुड़े हुए हैं। तो हमें बच्चों ये समझ आया, ये बड़ी कंपनियां हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। आईटीसी क्या बनाती है? आशीर्वाद आटा। आईटीसी सबसे पहला ब्रांड क्या है आईटीसी का? टबैको। टबैको में सिगरेट बनाती है। उसके बाद एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये क्या क्या कर रही है? टबैको और क्या कर रही है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन पे काम कर रही है। ये जो काम हो रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? आशीर्वाद आटा आईटीसी का है, फियामा डिवेल, सनफिस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, सब आईटीसी के हैं। एक रिफाइंड ऑयल भी आता है आईटीसी का है। तो ये हमारी डेली नीड की चीजें भी बना रही है। सिगरेट जो इसका मेन सबसे बड़ा काम है, इसका नाम पहले था बीटीसी, ब्रिटिश टबैको कंपनी, जो अब हो गई इंडियन टबैको कंपनी। 100 साल पुरानी कंपनी है ये, आज की नहीं है। आज बहुत बड़ा हमारी सप्लाई चेन है। उसके बाद होटल, मौर्य शेरेटन होटल आईटीसी का है। क्लासमेट की कॉपी आईटीसी बनाती है, अपनी कॉपी खोल के देखना, क्लासमेट की कॉपी हर स्टूडेंट ने यूज की होगी कहीं ना कहीं। तो सोचो ये कंपनी इतने बड़े प्लांट, इतना सब कुछ लेकर चल रही है, तो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी के अंदर चलेगी, कोई लीगल फ्रेमवर्क में चलेगी या ऐसे चल पाएगी? लीगल फ्रेमवर्क में चलेगी। ऐसे ही डाबर, गोदरेज, टाटा, ये नाम देखते जाओ आप, नेस्ले, एलएनटी, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या करोड़ों लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई? मींस हमें ये समझ आया। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना, मैंने ये वर्ड दिया कंपनी एंड पब्लिक। कंपनी का रोल और पब्लिक, पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं, 130 करोड़ लोग। 130 करोड़ लोगों का मतलब है हिंदुस्तान। तो इंडिया में इन कंपनियों का कोई रोल है या नहीं? है जी। कंपनी हमने अभी तक क्या समझा? बिजनेस कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। सबसे पहले किसको दे रही है? शेयर होल्डर को। अपने क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है, ये सब पैसे की दुनिया चल रही है। फिर टैक्स दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ मींस पब्लिक। गवर्नमेंट किसकी है? भारत सरकार, पब्लिक की। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? कंट्री, पब्लिक। तो हम ये कंक्लूड करूं अगर मैं, क्या किसी कंट्री की इकोनॉमी कंपनी पर डिपेंडेंट है या नहीं? है, बिल्कुल है। अब बात आई कि जब ये इतना बड़ा काम, पूरा देश इन पर टिका हुआ है, सब इनकम इन पर टिकी हुई है। अब देखो शेयर होल्डर भी अपनी इनकम दे रहा है, शेयर्स पे जो कमा रहा है, डिविडेंड जो आ रहा है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, लोन इंटरेस्ट पे, इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। कंपनी अपनी इनकम पर अलग से इनकम टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है और इनकम टैक्स दे रही है। ये लोग सब इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये इनकम टैक्स दे रहा है, ये इनकम टैक्स दे रहा है एम्प्लॉय, सब मिलकर इससे जनरेट हो रहा है। और पिलर क्या है? बिजनेस। और इस बिजनेस का पिलर कौन है? कंपनी। तो इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। इसके लिए देखना यहां पर, अब मैं कहूं सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, जो आप एमसीए के नाम से जानते हो। तो भारत सरकार ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वर्ड देखना, कॉरपोरेट अफेयर्स मतलब कंपनीज के मामलों से रिलेटेड बनाई। उन्होंने क्या बनाया आगे नीचे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो भारत सरकार ने इनको किसके लिए दिया, कंपनीज एक्ट, लॉ क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2013। तो इसकी जिम्मेवारी किसको दे दी, भारत सरकार ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बोलूं तो बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, क्या वो सारा संभाल सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री संभाल रही है, निर्मला सीतारमन इस टाइम उनकी हेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। उन्होंने आगे ये काम किसके थ्रू दे दिया, रजिस्ट्रार और कंपनी, ये आगे हर स्टेट वाइज है। उसके बाद किसको कंट्रोल कर रहा है, ये कंपनी को। क्लियर हुई जी बात। अब यहां कंपनियों को क्या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जा जाकर देखेंगे, तो भारत सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए। कौन से लॉ बने, वो कॉर्पोरेट लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ के लिए उन्होंने अपना ही एक इंस्टीट्यूशन बनाया, आईसीएसआई। आप देखते हो आईसीएसआई, जहां भी आप देखते हो पार्लियामेंट से एनेक्टेड एक्ट से ये बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएसआई अपना एक विंग बनाया, एक अथॉरिटी क्रिएट की इंडिपेंडेंट, कि जो इन मैटर्स को देखेगी सारी। तो आईसीएसआई, कॉर्पोरेट लॉ और ये लॉ, ये किसके थ्रू आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। और आईसीएसआई को जिम्मेवारी दे दी गई कि आप कंपनी सेक्रेटरीज को तैयार करो, ऐसे स्टूडेंट्स को आप पढ़ाई कराओ, कॉर्पोरेट लॉज के एक्सपर्ट बनाओ और अदर सब्जेक्ट्स भी साथ में लेकर चलो, और कंपनी सेक्रेटरीज को ट्रेन करो। और उनको कहां पर अपॉइंट करवाया जाएगा, कंपनी में। उनको कहां पर अपॉइंट किया जा रहा है, कंपनी में। अब आप यहां पर क्या करोगे, या तो जॉब करोगे, जॉब करोगे तो आपका एक डेजिग्नेशन कुछ कंपनियों में की मैनेजरियल पर्सन भी बोला गया है, केएमपी। और दूसरा आपका यहां पर रोल रहेगा ऑडिट। और ऑडिट कौन सा रहेगा, सेक्रेटेरियल। इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हो, जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा। मतलब भारत सरकार ने इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए कंपनी एक्ट बनाया। कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ, जैसे आप देखते हो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट लॉ है। आपको एक बड़ा जनरल लाइफ से रिलेट करता हूं। ट्रांसपोर्ट लॉ पहले तो नहीं होंगे, जब मोटर कार आई तभी आई, मोटर व्हीकल एक्ट बना, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनी। अब कोई बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या साइकिल ले तो उसको कहीं किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होना है क्या, नहीं होना। रेड लाइट जंप कर जाए कोई चालान नहीं है उनका। बट आपने मोटर व्हीकल लिया तो पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, फिर उसके चलाने वाले को लाइसेंस मिलता है, और अगर वो ट्रैफिक लॉ का वायलेट करता है तो फाइन चालान भी कटता है। तो एक स्पेशल लॉ बन गया। और स्पेशल पुलिस कौन बन गई, ट्रांसपोर्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बन गई। सिविल पुलिस उसको नहीं देखती, तो गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया ट्रैफिक से रिलेटेड। ऐसे ही कंपनियों से रिलेटेड अलग से लॉ बनाया गया, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ चलाने के लिए मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि हमें इन कंपनियों में कंपनी लॉ, या ये कंपनियां बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही हैं, तो ये सही ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही, लॉज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की पिलर हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट एडवाइजर चाहिए। अब मान लो हल्दीराम है, तो हल्दीराम को बिजनेस करना आता है फूड इंडस्ट्री का, उसने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा। मारुति वालों को कार बनानी आती है, ब्रिटानिया वालों को फूड बनाना आता है, उन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा। अब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कंपनी लॉ एप्लीकेबल कर दिया,
तो एक एक्सपर्ट की जरूरत है। अब एक्सपर्ट कौन होगा? हु इज लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएसआई अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया कि जी आप ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करो जो इन कंपनियों में अपॉइंट हों और इन कंपनियों में इनका रोल एडवाइजरी रहे। चेक करें ये लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, एडवाइज करें इन लॉ के फॉलो अप में और हमें बताएं। ऑडिट से क्या होगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स है कंपनी सेक्रेटरीशिप जो आप पढ़ रहे हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि मुझे ये लॉ पढ़ना है और अप्लाई करना है, इससे मुझे नौकरी मिलेगी, तो ये बड़ा इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस पढ़ाई को ये पढ़ोगे कि पढ़कर पास होना है, जैसे 11th-12th में करते आ रहे हैं या बीकॉम में करते हो, तो ये काम आसान नहीं है। आपको इस पढ़ाई को इस तरह से पढ़ना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ इसकी मुझे आगे सलाह देनी है और इसके मुझे पैसे मिलने हैं, तो ये पढ़ाई आसान होती चली जाएगी। और अगर आपने सोचा एग्जाम पास करना है तो ये पढ़ाई आसान नहीं है फिर। तो आई विश कि आपको थोड़ा सा आज क्लियर हुआ होगा कि जो आप ये सीएस कोर्स करने जा रहे हो उसकी क्या रेलेवेंसी है और आपको क्या उसमें रोल प्ले होगा, और वो जहां आप काम करोगे वो काम जो हो रहा है वो कितना वैल्यू रखता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अब आने वाले टाइम में आपका जो कोर्स है, ये देखो मेरे पास मैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं और अब आपको सीएस ईईटी में एक पार्ट आया लीगल एप्टीट्यूड। तो ये लीगल एप्टीट्यूड पार्ट आपका 25 मार्क्स का है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें क्या है ये देखते हैं एक बार। ये सब्जेक्ट दो पार्ट में है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके दो पार्ट हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो मैं पार्ट ए आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट ए में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी को लागू हुआ था, सब जानते हो। इसी से देश के सारे लॉ बने हैं। तो हमें यहाँ ये पढ़ना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है और हमारे को उसका क्या रोल है। तो आप समझ लो एक पूरी कंट्री को चलाने का एक मदर ऑफ लॉ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कंपनी लॉ भी बना है तो उसी से बना। दूसरे जनरल लॉ आ जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो हमारी जनरल लाइफ डेली लाइफ से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हमें पढ़ने हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी, जो आज मैंने पहले उठाया कि कंपनी क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज मैंने पहले क्यों थर्ड चैप्टर पे गया, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हो तो दोस्तों आपको ये तो पता हो कंपनी क्या होती है, और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको उस कंपनी के बारे में पता होगा। तो मेरी सीक्वेंस मेरे हिसाब से रहेगी, मैं ये चैप्टर वाइज मुझे जरूरी नहीं है कि मैं चलूं, मैं उस सीक्वेंस में चलूंगा जो आपके बेटर माइंड में जा सके। दूसरा सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई का जो लॉ है वो पढ़ेंगे हम। फिर कंपनी लॉ, व्हाट इज कंपनी लॉ। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कंपनी लॉ किसके लिए बना, कंपनी के लिए। कंपनी में कौन अपॉइंट हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये तीन चीजों का मैंने थोड़ा सा आपको आज पहला स्टेप दिया है कि आप क्यों ये एंट्रेंस टेस्ट पढ़ रहे हो। इसके बाद आप मान के चलो कंपनी लॉ तो पूरा 100 नंबर का एग्जीक्यूटिव में आएगा और प्रोफेशनल तक चलता रहेगा, आपकी एक्सपर्टीज ही इसमें आने वाली है सारी। तो ये 5 टॉपिक मेरे पास आपके पास रहेंगे 25 मार्क के। बाकी एग्जीक्यूटिव में आपके 8 में से 5 लॉ मैंने ही पढ़ाने हैं, प्रोफेशनल में जो लॉज हैं वो भी मैं पढ़ाता हूं। तो आगे आपके साथ गाड़ी चलती रहेगी। आज पहला स्टेप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो 25 मार्क्स का आपका एंट्री लेवल इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग लाना है ताकि आप एक धमाकेदार एंट्री से सीएस में एंटर हो, रैंक होल्डर बनकर आओ और आगे भी आपका उसका कंटिन्यूशन रहे। तो आज की क्लास को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में अब इन लीगल चैप्टर से आएंगे। हमने आज अभी जो समझा, आई विश आप उसको रिटेन करोगे, थोड़ा सा समझोगे कि कंपनियां क्या रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टाटा।